हो गया बच्चों, कर लिया आपने? हो जाए तो डन लिख देना है ना। हो गया चिल्ड्रन, डन। गिव मी रिस्पॉन्स फास्ट बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग। देखो, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन समझना आप लोग। कर लिया ना सबने? देखो, सिक्स क्वेश्चन करना है बेटा। अब ये थोड़ा सा अलग सा है ना? क्या आप चैट बॉक्स में क्या बच्चे लिख रहे हो आप लोग? ओके, ठीक है बेटा, आप सबने कर लिया है ना? तो अब देखो, सिक्स क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों कि एक वेंडर है, वो क्या करता है, लेमन्स को परचेस कर रहा है, ठीक है ना? तो खरीदता तो वो 25 रुपीज पर डजन है ना, ₹25 पर डजन, एंड सेल्स देम एट द रेट ऑफ 5 फॉर ₹12। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। अब यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्ट सेलिंग और कॉस्ट प्राइस नहीं है चिल्ड्रन, तो पहले हम ऐसे क्वेश्चंस में वन लेमन का ही निकालेंगे। ओके, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ वन डजन। वन डजन क्या है? लेमन है ना। वन डजन लेमन्स इज ₹25, ठीक है ना? दिस मीन्स क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 लेमन्स। एक डजन में कितने होते हैं? 12 होते हैं, ठीक है ना? देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ वन लेमन, लेमन होगा वन लेमन, ये क्या हो जाएगा, 25/12, ठीक है ना? ठीक इसी तरह से सेलिंग प्राइस ऑफ 5 लेमन्स, सेलिंग प्राइस ऑफ 5 लेमन्स इज रुपीज कितना है, 12। देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ वन लेमन इज ₹12/5। निकाल दिया हम लोगों ने दोनों बेटा, एक एक लेमन की प्राइस निकाल ली, ठीक है ना? अब यहाँ पे ना, हम अगर सपोज करो हमें ये नहीं पता है कौन बड़ा है कौन छोटा, तो भी कोई बात नहीं है। ऐसे यहाँ पे देखो, ये बड़ा है क्योंकि 5 2 10 और 20, अगर तुम इसको चेंज करोगे तो 5 2 10 और 5 4 20, 2.40, जबकि यहाँ पे नहीं आएगा, ये छोटा है। तो सेलिंग प्राइस बड़ा है तो क्या हुआ, गेन। गेन इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। मैं डेसिमल में नहीं बदल रही बच्चों, फ्रैक्शन में बनाऊंगी। 12/5 माइनस 25/12। एलसीएम कितना हो गया, 60। 5 से करेंगे तो 12, और 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144। फिर 12 5 जा और 125, कितना हो गया, 9, और 3 में से 2 गया 1, 19/60। ये हमारा गेन हुआ, लेकिन हमें निकालना है परसेंट में। यहाँ पे गेन क्यों लिखे बच्चों, क्योंकि एसपी क्या था, क्या लिखेंगे, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। अब हम निकालेंगे गेन परसेंट। फॉर्मूला नहीं लिख रही, फॉर्मूला खुद लिखना होगा आप लोग।
गेन परसेंट, गेन इंटू 100 अपॉन सीपी। सीपी कितना है 25 अपॉन 12। देखना कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा, एक जीरो से तो ये जीरो गया, अब ये हो गया 190 अपॉन 6 अपॉन 25 अपॉन 12। दिख रहा है आप सबको। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 190 अपॉन 6 इंटू 12 ऊपर गया और नीचे आ गया 25। 6 से कैंसिल हो गया, 6 टू जा 12, 5 से 5 5 जा 25 और 5 से ये 5 3 जा 15 80 और 8 सॉरी 5 3 जा 40 और 5 8 जा 40। कितना आ गया हमारे पास, ऊपर लिख देती हूँ 38 इंटू 2 अपॉन 5। 38 इंटू 2 अपॉन 5, तो ये हो गया 8 टू जा 16, 76 अपॉन 5, तो 5 पंजा 5 और यहाँ हो गया 25, तो 5 5 जा 25। एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं हम लोग चिल्ड्रन, है ना, यही हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसने बच्चों डेसिमल में आंसर दे रखा है 15.2, वही है, ठीक है ना। इसको अगर आप डिवाइड करो, या तो ये लिखो, ये भी गलत नहीं है बच्चों, या तुम लिखो इसको 15.2%, एक ही बात होगा, है ना, दोनों से चीज है। आ गया है समझ में सबको, वापस से समझाओ, वापस समझाओ चिल्ड्रन, ये आ गया समझ में आपको। रिस्पॉन्स करो एक बार फटाफट आप सारे, रिपीट करूं या आ गया समझ में। ठीक है बेटा, गुड। मतलब इसमें हमेशा वन की प्राइस निकालते हैं और वन की निकाल कर फिर हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना। कर लो, जब हो जाए तो डन लिख देना। डन चिल्ड्रन। एक क्वेश्चन और बता रही हूँ बच्चों, 5 मिनट टाइम है हमारे पास। जैसे सेवेंथ बता रही हूँ, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन, है ना। जिनका नहीं हुआ है वो लिखो। सेवेंथ क्वेश्चन है, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन्स इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन्स, ठीक है ना।
cost price of 15 pence. Selling price of 12 pence is equal to cost price of 15 pence. हमें गेन परसेंट निकालना है, ठीक है। मान लेते हैं लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पेन इज ₹1, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस हो गया कितना हमारा, कॉस्ट प्राइस जो हो गया ये हमारा हो गया यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस जो हो गया बेटा कितना हमने सेल किया है 12 का, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेंस इज इक्वल टू ₹12। और सेलिंग प्राइस इसका कितना है बेटा, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेंस है ₹15, है ना, क्योंकि एक एक रुपीज लिया है हमने। और ये क्या बोला कि 12 पेन को ही इसने 15 पेन के कॉस्ट प्राइस में, तो 15 पेन का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 15। अब सेलिंग गेन हो जाएगा, गेन इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, सो दिस इज 15 माइनस 12, दिस इज 3। अब हम निकालेंगे गेन परसेंट, तो गेन इंटू 100 अपॉन 3 अपॉन सीपी, सीपी कितना है 12, 3 4 जा 12, 4 2 जा 10 और 4 2 जा 8 और 4 5 जा 25%, 25% आंसर, ठीक है। मतलब जितना को हम सेल करते हैं ना बेटा उतने की ही हम कॉस्ट प्राइस लेते हैं, क्योंकि 15 पेन की जो कॉस्ट प्राइस है वो 12 पेन की सेलिंग प्राइस के इक्वल है। आ गया ना आपको समझ में। विष्णु उस क्वेश्चन में ना बेटा, ये तो अर्लियर वाला आपने बहुत देर से रिस्पॉन्स किया। जब भी इस तरह से डजन में क्वेश्चंस हो ना, तो उसमें एक की प्राइस निकाल लो, वन की, वन लेमन, वन एग, खूब सारे क्वेश्चंस आते हैं। एक की कॉस्ट प्राइस निकाल लो और एक की सेलिंग प्राइस निकाल लो, फिर देख लो दोनों को डेसिमल में चेंज करके कि कौन बड़ा है। अगर सेलिंग प्राइस बड़ा है तब तो समझ जाओ कि वहां प्रॉफिट हो रहा है, और अगर सेलिंग प्राइस छोटा है तो समझ जाओ कि वहां पे लॉस हो रहा है ना। और इस तरह से हम फाइंड कर लेते हैं। चिल्ड्रन 7th हो गया, 8th क्वेश्चन भी सेम टू सेम है। 9th क्वेश्चन भी बहुत इजी है बेटा। पहले 12,000 रुपीज में किसी सामान को खरीदा गया, फिर तुम पहली बार एसपी निकाल लेना, वो एसपी राहुल को बेचा, और जो राहुल की जो जो मनोज की जो एसपी है वो राहुल की सीपी है, फिर राहुल ने उसको 5% के लॉस पे बेच दिया, तो व्हाट डिड राकेश गॉट फॉर इट। तो तुम फिर इसमें राहुल का एसपी निकाल देना, है ना। 9th तक आप ट्राई करना, और फिर या 9th आप छोड़ देना बच्चों, 10th और 11th तक बना लेना। 9th बन जाए तो ठीक है, नहीं बने तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 2 to 11, है ना। 9th बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगी। ओके चिल्ड्रन।
गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? क्लास, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था भोला राम का जीव, और इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन किए थे, और मैंने कहा था आपको खुद ही करने हैं। कोई प्रॉब्लम है? सबके आंसर समझ में आ गए थे? आपको खुद ही करने थे, मैंने कहा था व्हाट्सएप पे नहीं भेजूंगी मैं। कर लिया आप लोगों ने? नुपुर, नेहुल और 7th ए की आयुषी, आप लोग क्यों नहीं कर पा रहे हो बेटा? हिंदी तो ऐसा सब्जेक्ट है कि सारे क्वेश्चन आंसर आपको बुक में मैंने बता दिए, किस तरह से क्या पूछा है, क्या बताना है, ढूंढ के आप कर सकते हो। तो अपनी मदर टंग मातृभाषा में अगर आप नहीं ढूंढ के कर पाओगे, कैसे काम चलेगा बताओ? अभी तो ये ऐसी स्थिति है कि आपको बहुत कोशिश करनी चाहिए। मुझे लगता है हिंदी बहुत वीक है आपकी बेटे। अच्छा, कर लेंगे हम। आयुषी 7th की ए की, 7th ए की आयुषी, आपको क्या प्रॉब्लम है बेटा? देखो, अगर आपकी हिंदी वीक है ना, तो हिंदी को सही करने का तरीका है कि जो भी लेसन है उसे आप बार बार पढ़ो। कम से कम 3 बार पढ़ते हैं तब कहीं जाकर हमें समझ आता है चैप्टर। तो आप 2 या 3 बार पाठ पढ़ो, फिर क्वेश्चन आंसर पढ़ो, फिर उसके आंसर ढूंढने की कोशिश करो। 3 बार पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन से पेज पे आंसर मिलेगा इसका। और फिर अपनी लैंग्वेज में पढ़ लो, पढ़ने के बाद जो पूछा है उसका उत्तर देते हुए आप अपनी लैंग्वेज में लिखो, ठीक है ना? ओनली क्वेश्चन 2 नहीं आ रहा है। ओके, ओनली क्वेश्चन 2 नहीं आ रहा है। देखो कौन सा है क्वेश्चन 2। और किसी को कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा? मैं दोबारा बता। चित्रगुप्त ने धरती पर फैले किस व्यापार के बारे में धर्मराज को बताया? तो चित्रगुप्त ने धरती पर फैले कौन से व्यापार के बारे में बताया? तो कहोगे उन्होंने धर्मराज को ये बताया कि आजकल धरती पर इस तरह का व्यापार बहुत चल पड़ा है कि जहां पर सामान भेजा जाता है वहां तक नहीं पहुंचता, बीच में ही रेलवे के या दूसरे कर्मचारी जो हैं उस माल को रास्ते से गायब कर देते हैं। ये धंधा चल पड़ा है आजकल धरती पर। जैसे कोई अपने होजरी के कपड़े भेज रहा है तो वो वहां तक ना पहुंच के बीच में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं डब्बे के डब्बे, और वो मोजे पहन के ऐश करते हैं। इसी तरह और भी जैसे नेता है, विरोधी नेता को उन्होंने उड़ा दिया है बीच रास्ते से ताकि कोई प्रतिद्वंदी ना रहे, है ना? तो ये व्यापार जो है वो धरती पर बहुत फैला हुआ है, ठीक है ना? यानी सही स्थान पर चीज ना पहुंचे और बीच रास्ते से ही उसे गायब कर दिया जाए। और फिर धर्मराज की उस पर क्या प्रतिक्रिया है? तो ये बात सुनकर धर्मराज थे वो चित्रगुप्त पर नाराज हुए, गुस्सा हुए और बोलने लगता है तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र हो गई है, तुम्हें भी अब रिटायरमेंट लेना चाहिए। मतलब सठिया गए हो तुम, जो तुम ऐसे कह रहे हो, ठीक है ना? ओके, वंस अगेन गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हम लोग पाठ 11 पढ़ चुके थे, भोलाराम का जीव, और इसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे। आपको कॉपी में करने हैं खुद। और एक्सरसाइज थी वो भी मैंने कंप्लीट आपको ओरल बता दी थी, वो कॉपी में बुक में ही आपको पेंसिल से फिल करनी है। आज पढ़ेंगे पाठ 11 छोटा जादूगर। पेज नंबर 94 निकाल लो, पेज नंबर 94 छोटा जादूगर।
ठीक है, पार्ट 11, पार्ट 10 के बताए मैंने, अब पार्ट 11 हम पढ़ेंगे आज, है ना। वो गलती से मैंने 11 बोल दिया। चलो निकाल लो पेज नंबर 94, छोटा जादूगर। ठीक है। अच्छा, आप लोग कभी मेले में गए हो? मेले में गए हो ना? गए तो होंगे कभी ना कभी। तो मेले में आपने देखा है बहुत सारी दुकानें लगी रहती, छोटी छोटी स्टॉल बहुत सारी लगी होती हैं। कहीं पर कोई निशाना लगाने का होता है, गुब्बारे टंगे होते हैं, उस पर निशाना लगाओ, निशाना लगाए तो चीज ले जाओ, है ना, कोई भी नाम जो निकला। या फिर कोई गेम होता है जिसको खेलो आप, खेल में जीत गए तो आपको इनाम मिलेगा। इसी प्रकार कुछ स्टॉल होती हैं जिसपे खाने पीने की चीजें होती है, किसमें कहीं पे मीठा शरबत पिलाया जा रहा होता है, फिर किसी दुकान पे चाट पकौड़ी होती है। तो इस तरह अलग अलग बहुत सारी स्टॉल लगी होती हैं। देखा है ना, दशहरे के मेले में जाते हो कहीं, जानते हो ना। तो आज जो हम कहानी पढ़ रहे हैं, वो कहानी भी एक ऐसे बच्चे की कहानी है कि जो बहुत ही कम उम्र में ही उसको अपना जीवन यापन करना है, खुद ही अपना पेट भरना है, कमाना है। और वो बच्चा जो है वो मेले में या कहीं भी सड़क किनारे अपना थैला खोलता है, छोटा सा चादर बिछाता है और उसमें गुड्डे गुड़िया खेल दिखा के या बंदर का, भालू का, छोटे छोटे खिलौनों से खेल दिखा के और अपनी बातों से, अपनी लच्छेदार बातों से लोगों को प्रभावित करता है। लोग खुश होकर पैसे देते हैं और इस तरह उस पैसे से वो अपना काम चलाता है। तो यहाँ पर अच्छा, कभी कभी वो ताश की गड्डी है उसमें से खेल दिखाता है। आपने ताश के खेल देखे होंगे ना, ताश की गड्डी में कई लोग खेल दिखाते हैं ना कि एक जैसे पत्ते हो जाएंगे सारे, या कोई एक पत्ता आप निकालो, मैं बताऊंगा कौन सा है। तो इस तरह के वो जादू का खेल, छोटे मोटे हाथ की सफाई या छोटे मोटे जादू कर लिया करता था। तो यहाँ पर उसी बच्चे की कहानी है और उसको नाम दिया गया है छोटा जादूगर। क्योंकि आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जादूगर तो बहुत बड़े बड़े खेल दिखाते हैं, है ना, और छोटे मोटे खेल दिखाने वाला ये नन्हा सा बच्चा जो था, इसको नाम दिया गया छोटा जादूगर। अब हम पढ़ते हैं कहानी। कहानी भी एक कार्निवाल की है। कार्निवाल होता है मेला ही, मेले को ही कहते हैं इंग्लिश में। और दिखाएंगे इस पूरी कहानी में, ये बताएंगे कि एक छोटा बच्चा कैसे आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन यापन करता है। उसके माता पिता हैं, लेकिन परिस्थितियां क्या है वो कहानी पढ़ोगे तो पता चलेगा। तो पूरी कहानी जो है उसमें आपको पढ़ने के बाद एक बच्चे की दशा का पता चलेगा कि वो कितना प्रेम करता है अपनी माता से, पिता से, अपने देश से। यही नहीं, वो आत्मनिर्भर भी है, बहादुर है, स्वाभिमानी है, किसी की मदद लेना नहीं चाहता। तो बहुत सारी बातें हमें सीखने को मिलेंगी। अब चलते हैं अध्याय परिचय पे। ठीक है, पाठ परिचय पढ़ती हूँ मैं। चलो, जिन्होंने पहले रीड कर लिया बहुत अच्छी बात है, पहले रीड कर लेना चाहिए ताकि आपको पढ़ते वक्त समझ में आए। अध्याय परिचय। छोटा जादूगर कहानी एक ऐसे निडर और स्वाभिमानी बच्चे के चरित्र को उद्घाटित करती है जो कष्टपूर्ण स्थिति में भी अपने स्वाभिमान को नहीं खोता। आर्थिक और सामाजिक विषमताओं के बाद भी वह देशभक्ति की भावना लेकर अपने मन में चलता है। कहानी में मानवीय भावनाओं का सुंदर ढंग से चित्रण किया गया है। यानी एक निडर और स्वाभिमानी बच्चे की कहानी है और बहुत कष्टपूर्ण जीवन है, लेकिन फिर भी वो अपना स्वाभिमान नहीं खोता। वो मेहनत करके पैसा कमाना चाहता है, भीख नहीं मांगना चाहता किसी से। आर्थिक और सामाजिक विवशताओं के बाद भी उसके मन में इतनी तंगी है, लेकिन फिर भी देश के लिए भी उसके मन में भावना है, देशभक्ति की भावना है। लेकिन देखा होगा ज्यादातर लोग अपने दुख में खोए रहते हैं, देश से उनको कोई लेना देना ही नहीं। लेकिन ऐसा इस बच्चे के साथ नहीं है। तो चलो अब हम कहानी स्टार्ट करते हैं। 95 पेज नंबर पे आ जाओ।
कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। जो मैदान लगा था बड़ा सा मेले का, वहां पर बिजली चमक रही थी। मतलब जगह जगह बिजली लाइटिंग होती है, बिना लाइटिंग के तो मेला ही मेला नहीं लगेगा। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। हंसी मजाक चल रहा था। कलनाद मतलब स्वर, आवाज गूंज रही थी। किसकी? हंसी मजाक की। यानी मेले में तो लोग मस्ती करते हैं, हंसी ठहाके लगाते घूमते हैं, तो हंसी और हंसी मजाक की आवाजें आ रही थी। मैं खड़ा था। मैं कौन? लेखक। लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। महान राइटर हैं जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद खड़े थे उस छोटे फुहारे के पास, जहां एक लड़का चुपचाप शराब पीने वालों को, शराब नहीं, यहाँ पर शरबत होगा, क्योंकि मेले में शराब कभी भी नहीं मिलती। इस कॉपी में, बुक में बहुत बड़ी मिस्टेक है, बंडर मिस्टेक। शराब काट के लिखो शरबत। मेले में कोई शराब मिलती है क्या? शरबत लिखो काट के। श र ब त, शरबत। मेले आदि में तो शरबत वगैरह मिलता है। काट के सही कर लिया आप लोगों ने। इतनी बड़ी मिस्टेक। यस। तो शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। उसके अभाव में भी संपन्नता थी। देखा, कह रहे वो लड़का चुपचाप लोगों को शरबत पीते हुए देख रहा था और गले में फटा कुर्ता था, एक मोटी सी कपड़े के धागे की, जैसे मोटी सूत की होती है ना डोरी, वैसी डोरी गले में थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते हुए थे। लेखक ने देखा कि उसका मुंह जब देखा, लेखक ने चेहरा देखा, तो उसके चेहरे पर विषाद, विषाद होता है दुख, और धैर्य का मतलब धीरज। तो उसके चेहरे से लग रहा था कि वो बहुत ही दुखी है और धैर्य भी रखे है, हिम्मत भी बंधा रखी है उसने अपने आप को। लेखक को पता नहीं क्या देखा उसके चेहरे में, लेखक उसकी ओर आकर्षित हुए, उसकी ओर इम्प्रेस हुए। ये लड़का कुछ खास है, देखूं। उसके अभाव में भी संपन्नता थी। हुलिये से तो वो गरीब, एकदम बिल्कुल निर्धन लग रहा है, लेकिन उसके हुलिये को देख के भी लेखक को लगा कि नहीं, इसमें कोई बात है। वो संपन्न लगा उनको, मतलब उसके गुणों के आधार पर। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? लेखक ने उस बच्चे के पास गए, बोले यहाँ तुमने क्या देखा मेले में? इसमें मतलब मेले में क्या देखा? तो मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ है। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है, उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूँ, उसने बड़ी प्रगल्भता से कहा। अब लेखक ने जब उस बालक से पूछा कि तुम यहाँ पर आए, तुमने ये मेला देखा, तो क्या क्या देखा तुमने? तो उस बच्चे ने कहा कि है ना, मैंने तो यहाँ पर देखा कि चूड़ी फेंकते हैं, यानी चूड़ी फेंक कर किसी चीज पर, जैसे रिंग रिंग फेंकते हैं ना, वैसे चूड़ी फेंकते हैं। निशाना लगाते हैं खिलौनों पर, आता है ना, निशाना लगाते हैं। जो भी जीत गए आप, निशाना सही लगाया, वो खिलौना आपका हो गया। तो इसी तरीके से कुछ लोग गन चलाते हैं, गन भी कैसी, बच्चों वाली गन चला के निशाना लगाते हैं। तो ये सब खिलौने, मुझे खिलौनों पर निशाना लगाना सबसे अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि जिन खिलौनों पर निशाना लगाता है वो खिलौने उसको मिल जाते हैं और फिर वो उन खिलौनों को अपना खेल दिखाने में काम में लेता है। फिर जादूगर एक जगह, एक स्टॉल पे जादूगर अपना जादू दिखा रहा था, वो उसको अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, इससे अच्छा तो ताश के पत्तों की गड्डी का खेल मैं ही दिखा सकता हूँ। उसने बड़ी प्रगल्भता से कहा, प्रगल्भता मतलब बड़ी उत्साह से, चतुराई से कहा, इससे अच्छा तो मैं ही कर सकता हूँ। उसकी वाणी में कहीं रुकावट न थी, बोलता जा रहा था फ्लो में, कहीं वो रुका नहीं। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है, वहां तुम गए थे? लेखक ने एक तरफ कहा, उस पर्दे में क्या है? नहीं, मैं वहां नहीं जा सका, टिकट लगता है। तो एक तरफ पर्दा लगा था, पूरा ढका हुआ था,
बोले वहां देखा तुमने? बोला नहीं, वहां टिकट लगता है, मैं गया ही नहीं वहां। मैंने कहा तो चलो मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। मैंने मन ही मन कहा भाई आज के तुम ही मित्र रहे, मतलब लेखक ने कहा कि चलो मैं ही ले चलता हूँ, आज मेरे मित्र तुम ही रहे, मैं अकेला हूँ। मन में लेखक ने सोचा आज यही दोस्त सही। उसने कहा वहां जाकर क्या कीजिएगा, चलिए निशाना लगाया जाए। बच्चे को उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं आया, मूवी या पिक्चर या कुछ ऐसा होगा वहां, उसको मजा नहीं आया। उसने कहा नहीं ऐसा तो करते हैं अपन, तो निशाना लगाने चलते हैं। मैंने उससे सहमत होकर कहा तो फिर चलो पहले शरबत पी लिया जाए। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। लेखक ने कहा ऐसा है तो ठीक है चलते हैं वहीं निशाना लगाते हैं, लेकिन चलो पहले शरबत पी ले। तो उसकी तो इच्छा थी, कैसे मालूम इच्छा थी लेखक को, उसकी इच्छा थी। लेखक ने क्यों पूछा? क्योंकि वो शरबत पीने वालों को ध्यान से देख रहा था, तो उसके मन में इच्छा तो थी, तो लेखक ये बात देख लिया था लेखक ने पहले ही। तो उन्होंने कहा चलो शरबत पीते हैं, तो उसने भी मना नहीं किया, हाँ कह दिया और चल दिया साथ। मनुष्यों की भीड़ में जाड़े की संध्या भी वहां गर्म हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने रहे चले। राह ही में उसने पूछा तुम्हारे घर में और कौन है? अब जाड़े की संध्या, सर्दी का मौसम था, लेकिन लोगों की भीड़ भाड़ काफी थी, तो गर्मी सा माहौल था। तो दोनों ने पहले शरबत पिया, शरबत पीने के बाद फिर निशाना लगाने पहुंचे। रास्ते में ही पूछते जा रहे थे और घर में तुम्हारे कौन कौन है? लेखक ने किससे पूछा? बच्चे से। तो उसने कहा माँ है, बाबूजी है। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? बोले तुम तो, माँ बाप ने तुम्हारे मना नहीं किया मेले में जाने को? तो बोला बाबूजी जेल में है। क्यों? लेखक ने पूछा। देश के लिए, वह गर्व से बोला, देश के लिए है जेल में। और तुम्हारी माँ? वे बीमार है। और तुम तमाशा देख रहे हो? लेखक ने कहा कि अच्छा तुम्हारी माँ बीमार है, पिता घर में नहीं है, तो तुम मेला देखने आए हो, यहाँ तमाशा देख रहे हो? उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। तिरस्कार की मतलब बड़ी ही अनमने भाव से उसको, जैसे किसी ने, तिरस्कार होता है अपमान, तो वो अपमानित तो हुआ, क्योंकि लेखक ने कहा अच्छा तमाशा देख रहे हो, यहाँ माँ बाप, माँ बीमार है। तो उसने बड़ा अपना अपमान समझते हुए इस बात पर, उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी, अपमानित होकर हंसता और हंसने लगा, वो अपमान भरी हंसी हंसने लगा। उसने कहा तमाशा देखने नहीं दिखाने निकला हूँ, कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को पथ्य दूंगा। पथ्य मतलब इलाज के लिए दवाई, पथ्य बोलते हैं मरीज के लिए उपचार करने के लिए जो दवाईदार होती है ना, उसको कहते हैं। मुझे शरबत ना पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। बच्चा बोला आपने मुझे जो शरबत पिलाया, जो पैसे खर्च किए, अगर वो पैसे आप मेरा तमाशा देख लेते और फिर मुझे देते तो मुझे ज्यादा खुशी होती। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। हाँ मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ जी बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं, तो क्यों ना मैं भी माँ की दवा करूं और अपना पेट भरूं। बच्चे ने कहा कि मैं इसीलिए जेल नहीं गया, मतलब मैं भी देश के लिए कुछ करता, जेल चला जाता, लेकिन मुझे माँ का दवाई करनी है, उनका इलाज करना है। और अगर लोग वाग खेल तमाशा देखते ही हैं और खेल तमाशा देख के पैसे देते ही हैं, तो क्यों ना मैं अपना उससे गुजारा करूं, पेट भरूं। मैंने दीर्घ निश्वास लिया। मैंने मतलब लेखक ने गहरी सांस ली। ये बात सुन के इतना छोटा सा बच्चा बातें देखो कितनी बड़ी बड़ी कर रहा है। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मन व्यग्र हो उठा। मैंने उससे कहा अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। अब उस बच्चे के मुंह से इतनी समझदारी की बातें सुनकर लेखक जो थे, उनका मन व्यग्र हो गया, बहुत ही व्यथित हो गया, और उन्होंने कहा कि चलो ठीक है अपन निशाना लगाने चलते हैं। ठीक है। हम दोनों उस जगह पहुंचे जहां खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दे दिए। यानी कि वहां पे 12 खिलौने लगे थे, गेंद से आपको निशाना साध के खिलौनों को गिराना था, और जो गिर जाते वो सारे खिलौने आपके हो जाते। तो लेखक ने उसको 12 टिकट खरीदे, यानी 12 बार वो गेंद जो है वो चला सकता है। ठीक है। वह निकला पक्का निशानेबाज। बच्चा भी था, उसका निशाना बहुत अच्छा था।
उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में बांधे, कुछ जेब में रख लिए। अब उसकी एक गेंद भी खाली नहीं गई और पूरे 12 के 12 खिलौने उसने जीत लिए। और जो देख रहे थे तमाशा, वो बड़े खुश हो रहे थे, अरे वाह इतना छोटा सा लड़का, देखो इसका निशाना। और फिर इतने सारे खिलौने उठाए कैसे? कुछ जेब में भर लिए, लेकिन इतने सारे थे तो फिर लेखक ने अपना रुमाल दिया, उस रुमाल में उसने बांधे। लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए मैं चलता हूँ। वह 9 2 11 हो गया। उस समय तो उसको घर जाना था, तो उसने कहा मैं आपको तमाशा जरूर दिखाऊंगा अपना, बाहर आइए मैं चलता हूँ। फिर उसके बाद बाहर आते ही वो गायब हो गया, बच्चा भाग गया। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आंख बदल गई। लेखक ने सोचा कि ये भाग गया और चकमा दे गया, अभी तो कह रहा था बाहर आओ तमाशा दिखाऊंगा, और अब भाग गया, कितनी जल्दी इसने आंखें बदल ली। लेकिन असल में क्यों भाग गया होगा बताओ? बताइए आखिर क्यों भाग गया होगा वो? देखो, कहानी के अनुसार ना वो घर गया, बल्कि वो बच्चा जो था वो झूला झूलने चला गया, क्योंकि था तो बालक मन। बच्चे जो होते हैं वो कैसे होते हैं? उत्साह से भरे होते हैं, उन्हें भी खेल कूद अच्छा लगता है। तो वो कहीं और नहीं गया था, वो कहाँ गया था? खिलौनों की दुकान के बाद वो झूला झूलने गया था। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। लेखक घूमकर पान की दुकान पे आ गए। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता रहा, झूले के आसपास लोगों का ऊपर नीचे आना देखने लगा। अकस्मात किसी ने ऊपर के हिंडोले से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? मैं हूँ, छोटा जादूगर। मतलब बच्चा था, मेले में आया था, तो उसका मन भी कर गया कि मैं कुछ खेल लूं, वो देख लूं। तो उसने कहा कि मैं झूले में हूँ, मैं छोटा जादूगर हूँ, यानी कि वो बच्चा वहां से भागकर झूले पे चढ़ गया था और झूला खेल रहा है। और लेखक बाहर आए, देखा, वो सोचे लगता है भाग गया इतनी जल्दी उसकी
गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। अब तो आ रही है आवाज? फिर से रीस्टार्ट किया मैंने, आ रही है आवाज? ठीक है, तो मैं पूछ रही थी कि अभी तक हमने जितना पढ़ा आपको समझ में आया वो पाठ? कोई दिक्कत है? किसी शब्द का अर्थ नहीं आ रहा आपको, या कोई लाइन समझ में नहीं आई तो आप मुझसे पूछो। ठीक है, तो चलो पेज नंबर 97 पे आ जाओ। पेज नंबर 97। अब दूसरा सीन है, दूसरे दिन की घटना। ये तो पहले दिन की घटना थी जहां पर लेखक की मुलाकात हुई एक छोटे बालक से, जो कि मेले में उनको मिला और लेखक को लगा कि मैं उससे बात करूं। उनको वो बालक अच्छा लगा, फिर उन्होंने उससे बात की तो पता चला कि वो एक बहुत ही गरीब बालक है और छोटे मोटे खेल तमाशे दिखाकर वो अपना पैसा कमाता है और गुजारा चलाता है। माँ उसकी बीमार है और पिता जो है वो देशभक्त है, इसलिए वो जेल में है। तो उस बालक के बातें सुनकर लेखक उससे बड़े प्रभावित हुए। वो उसको शरबत भी पिलाया उन्होंने, उसको खिलौने भी जितवाए। तो इस तरीके से ये पहली मुलाकात थी किसकी? लेखक और उस बालक की। अब दूसरी मुलाकात इनकी कहाँ हुई वो देखो। कलकत्ते के सुरम्य बॉटनिकल उद्यान में लाल कमलिनियों से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। यानी कलकत्ता का बहुत ही सुरम्य यानी सुंदर बॉटनिकल उद्यान यानी जो साइंस पार्क होता है ना, जिस प्रकार वैसा वहां के पार्क में लाल कमलिनी, लाल कमल के फूलों से भरी हुई एक छोटी सी झील थी। गार्डन था, गार्डन के पास एक छोटा सा तालाब था जो लाल कमल के फूलों से भरा था, और वहीं पर एक वृक्षों की छाया के नीचे लेखक जो अपने मित्र मंडली के साथ बैठे हुए थे, जलपान कर रहे थे। जलपान करना मतलब खाना पीना, नाश्ता कर रहे थे, कुछ खा पी रहे थे, बातें हो रही थी। इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। बातचीत करते जा रहे थे तो लेखक को वहीं पर एक छोटा सा वही वाला लड़का जो मिला था मेले में, वो दिखाई पड़ा, छोटा जादूगर। हाथ में 4 खाने का खादी का झोला, साफ जांघिया और आधी बाहों का कुर्ता, मस्तानी चाल से झूमता हुआ आकर कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं। अब उस दिन तो वो खेल दिखा नहीं पाया था, उस दिन तो वो भाग गया था झूला झूलने, और आज वो बोल रहा है आज कहो तो खेल दिखाऊं। तो उसके बाद लेखक जो थे वो बोले, नहीं जी अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं, मतलब नहीं, आज हम खेल नहीं देखेंगे, अभी मैं जलपान कर रहा हूँ, नाश्ता कर रहा हूँ। फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा बाबूजी? उसने पूछा, इसके बाद क्या आप लोग नाचो गाओगे जैसा कि लोग पिकनिक मनाते हैं तो करते हैं? नहीं जी तुमको, गुस्से में आ गए कि नहीं जी तुमको क्या करना है, तुम्हें क्या मतलब, ऐसे कह के डांटने ही जा रहे थे उसको। क्रोध से मैं कुछ और कहने जा रहा था, श्रीमती जी ने कहा, दिखलाओ जी तुम तो अच्छे आए। उनकी पत्नी, श्रीमती जी मतलब लेखक की पत्नी, वो बीच में ही बोल उठी, अरे वाह बढ़िया है, तुम तो सही टाइम पे आए, दिखलाओ तुम खेल दिलाए हो तो, भला कुछ मन तो बहले, यानी कुछ मन तो लगे। मैं चुप हो गया, क्योंकि श्रीमती जी की वाणी में वह माँ की सी मिठास थी जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता। उसने खेल आरंभ किया, क्योंकि इतने मीठे स्वर में उनकी पत्नी बोली थी कि कोई भी बच्चा रुक नहीं पाता, वो जरूर दिखाता। तो उसने वो भी खेल दिखाना शुरू हो गया। लेखक बोले कि मैं उसको रोक नहीं पाया, और ये श्रीमती जी ने इतने प्रेम से कहा था
तो उसने खेल शुरू कर दिया दिखाना। उस दिन कार्निवाल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा वर कान्हा निकला। लड़के की वाचालता से ही अभिनय हो रहा था। सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। यानी कि उस दिन कार्निवाल में उसने खिलौने जीते थे ना, उनमें कोई भालू था, कोई बंदर था, कोई गुड़िया थी, कोई गुड्डा था, इस तरह के 12 खिलौने जीते थे ना। तो यही सारे खिलौने उसके खेल के खिलौना तमाशा दिखाने के सदस्य बन गए। और वो कहीं वो भालू को मनाने जा रहा है, भालू, बिल्ली रूठी हुई है, तो ये सारी कहानियां वो खुद ही बोल रहा है कि बिल्ली रूठ गई तो देखो अब ये बाबूजी भालू मनाने जा रहा है। ऐसे करके वो खिलौनों से अभिनय करवाता और डायलॉग खुद ही बोलता रहता। तो गुड़िया का ब्याह हुआ, पता चला गुड्डा का वर काना है। गुड्डा जो वर है, दूल्हा है, वो काना है। काना मतलब एक आंख उसकी बेकार है। तो इस तरीके से वो अपनी वाचालता से, वाचालता मतलब बोलने की कला, बोलने की स्टाइल से ही वो लोगों को प्रभावित कर रहा था और अपना खेल तमाशा दिखा रहा था। और सारे बच्चे हंसते हंसते, सारे बच्चे नहीं, सारे जितने वो मंडली थी उनकी, वो हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मैं सोच रहा था, पेज नंबर 98 पे आ जाओ। पेज नंबर 98। मैं सोच रहा था, बालक को आवश्यकता ने कितना चतुर बना दिया। यही तो संसार है। किस बालक को परिस्थितियों ने, आवश्यकता ने कितना चतुर बना दिया। यानी ये बालक कितना चतुर हो गया, कितना बड़ों जैसी बातें करता है। यानी जब व्यक्ति पर पड़ती है तो बच्चे भी समझदार हो जाते हैं ना। तो यही चीज वो सोच रहे हैं कि यही तो संसार है। यानी संसार में ये बात फैक्ट है कि व्यक्ति को जब जरूरत होती है, तो आवश्यकता होती है, तो बच्चा भी जो है वो समझदार हो जाता है। तो बस आज यहीं तक पढ़ेंगे। पेज नंबर 98 फोल्ड कर लो, अगली बार यहीं से स्टार्ट करेंगे। और आज का होमवर्क है, डू ऑल क्वेश्चन आंसर्स। ग के जितने हैं सारे प्रश्न उत्तर आपको कॉपी में करने हैं। वैसे तो कर लिया होंगे आपने पिछली बारी, पर आज का होमवर्क फिर से यही है। ख, पेज नंबर 90, ख के 6 प्रश्न हैं, इन सभी के उत्तर आपको खुद करने हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क है आज का भी। ओके, बाकी अब पढ़ेंगे फिर हम आगे नेक्स्ट क्लास में। 2 3 12 कुल चैप्टर, कुल चैप्टर इसमें है 16। 16 में से 11वां हम पढ़ रहे हैं, अभी है हमारे पास 5 6, हो जाएगा कोर्स। फिर ग्रामर है। बस आज इतना ही पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, बाय। होमवर्क बताया ना बेटा आपको, पेज नंबर 90 पे पाठ 10 के सारे प्रश्न उत्तर ग के कॉपी में करने, शब्दार्थ और सिर्फ लिखित क्वेश्चन आंसर्स, मौखिक नहीं करने, एक्सरसाइज नहीं करनी, एक्सरसाइज बुक में ही फिल करनी। आ गया समझ में? ग के सारे 6 प्रश्न उत्तर आपको कॉपी में करने हैं, 6 1 to 6। ओके, क्लियर? बाय।